Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we are going to cover up an important chapter, work, energy and power. और इस चैप्टर को अपने डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और फॉर्मूलाज और साथ ही साथ करेंगे PYQs जो कि काम आएंगे आपके नीट 2025 में। दिस वीडियो इज स्पेशली डिज़ाइंड फॉर द नीट 2025 एस्पिरेंट्स। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को बनाए गए। इसमें आप ज़्यादा थियोरटिकल या ज़्यादा डिटेल एक्सपेक्ट ना करें। मैं जस्ट आपको हर टॉपिक का एक ओवरव्यू दूंगा और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला दूंगा। उसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चंस और देखेंगे इन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन हम किस तरह करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले अगर चैप्टर के वेटेज की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, साथ साथ हो सकता है आपको दो क्वेश्चन भी देखने को मिले। और लेवल आपको पता है फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, ना ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट मिक्सिंग होगी ना कुछ और। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर तुम्हारे सामने ऑप्शन में होगा। तो हम यहाँ 3 पार्ट्स में चैप्टर करेंगे। पहला पार्ट वर्क डन, कि वर्क डन आप कैसे फाइंड करोगे, किस क्या क्या उसके तरीके हैं। सेकंड पार्ट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बात करेंगे और एक दो थ्योरम्स हैं हमारे पास। और उसके बाद में हम बात करते हैं पावर की, कि पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कि वर्क डन आखिर है क्या। तो बेसिकली वर्क डन की बात हो रही है और एक कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है। सपोज करिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट या एक ब्लॉक जिसका मास m, आप उस पर लगा रहे हो कंटिन्यूसली एक फोर्स F और आप ऑब्जर्व करते हो कि ये ब्लॉक अपनी पोजीशन से कुछ पोजीशन दूर चला गया। और मैं कह सकता हूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 से d तक हुआ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास d। अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट मैग्नीट्यूड लिखता जा रहा हूँ। आपने फोर्स अप्लाई किया, कोई भी मास अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, तो देन यू से वर्क इज हैज़ बीन डन ऑन द ब्लॉक, वर्क हैज़ बीन डन ऑन द ब्लॉक। अब उस वर्क डन का कोई फॉर्मूला भी होता है आपके पास, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं बोल पाता। अच्छा, इन्वर्टर भी है क्या अभी? चलो, तो वर्क हैज़ बीन डन ऑन द ब्लॉक। तो देखिए वर्क डन की बातें कैसे हो रही हैं। आपके पास एक ब्लॉक है और ब्लॉक पर मैंने फोर्स लगाया था, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। फोर्स किसी एंगल पर भी हो सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो, दैट इज नोन एज एफ डी कोस थीटा, फोर्स इंटू डी इंटू कोस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप फॉर्मूला यूज करोगे एफ डी कोस थीटा। और एक और फॉर्म है आपके पास इन वेक्टर इन स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज एफ डॉट डी, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, तो यहाँ देखिए फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में है, फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। दोनों के बीच के अगर एंगल की बात करूं दैट इज थीटा, देन वर्क डन विल बिकम एफ डॉट डी और यू कैन से एफ डी कोस थीटा। दोनों फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हो, बट दोनों की कंडीशन है। कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, देखो जब आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन हो फोर्स का, मैग्नीट्यूड गिवन हो डिस्प्लेसमेंट का, और दोनों के बीच का आपको एंगल नोन हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। और जो वर्क डन की यूनिट आप यूज करोगे दैट इज नोन एज जूल, दैट इज नोन एज जूल। और जब कभी आपके पास वेक्टर फॉर्म में यानी आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में आपको फोर्स गिवन हो, अलॉन्ग विद दैट यू हैव गिवन डिस्प्लेसमेंट इन ऑल्सो इन वेक्टर फॉर्म, तब आप यूज करते हो स्केलर प्रोडक्ट। और वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इट जस्ट हैव इट्स मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद यूनिट। तो ये बातें थी कुछ वर्क डन की।
अभी तक की बात करें तो आपके पास जो फोर्स है वो पूरी की पूरी कांस्टेंट है, फोर्स में कोई वेरिएशन नहीं आया, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सपोज करिए आपके पास इस बार जो फोर्स है वो 2 न्यूटन आई कैप या 3 न्यूटन जे कैप की तरह ना होकर वो फोर्स आपके पास गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लाइक दिस एक्स स्क्वेयर आई कैप और वाई स्क्वेयर जे कैप। एग्जाम्पल्स हैं, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि हर पोजीशन पर यानी x की अलग अलग वैल्यूज़ पर, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 -1 -2, तो हर पोजीशन पर आपके पास फोर्स की वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी। 0 पर 0 आएगी, 1 पर 1 आएगी, 2 पर पुट करोगे तो 4 आएगी, 1 पर 1, -2 पर भी 4। इट मीन्स फोर्स इज चेंजिंग विद कोऑर्डिनेट्स। जब आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो हो कि आपके पास जो फोर्स है उसमें कहीं ना कहीं x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट का कंपोनेंट आ रहा हो, तब आप जो फॉर्मूला यूज़ करते हो वर्क डन का, दैट इज नोन एज dw इज इक्वल टू f डॉट डी आर। और इसको कंप्लीटली आप लिखते हो कुछ इस तरह से, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और लिमिट लगाते हो आप कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ जो मुझे वर्क डन फाइंड करना है। तो जो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे दैट विल बी दिस, एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन, और इंसर्ट करवाओगे लिमिट। कुछ डिटेल नहीं है, हमें नहीं जाना ये फॉर्मूलाज कहाँ से आए क्यों आए, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर देंगे, आपको बिल्कुल भी यहाँ नीड नहीं है ज़्यादा बेसिक बातें इनकी आपको नहीं होनी चाहिए, बस आपके पास इतना है एनफ है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अभी तक वर्क डन की बातें हुई हैं, पहला वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, दूसरा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला देख लिया, वेरिएबल का फॉर्मूला भी देख लिया। अब आगे क्या बात हो रही है देखो, तो मैंने कहा था इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 3 में से पहला पार्ट हमने जो वर्क का था वो तो कंप्लीट कर दिया, वर्क में वर्क डन का फॉर्मूला देख लिया। अब अगला पार्ट कौन सा आ रहा है आपके पास, दैट इज एनर्जी। और एनर्जी में कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। और व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी बॉडी मोशन में आ रही है, उसके पास कुछ स्पीड है, तो हम कहते हैं कि उसके पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी द इंटरनल कैपेसिटी ऑफ द डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो अपने मोशन के कारण जितना वर्क डन कर सकते हैं उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला आपके पास है। ऑलराइट, अगर यूनिट की बात करें, एनर्जी इज ऑल्सो हैज़ द यूनिट जूल। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी तो इतना बहुत है, आपके पास वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी आप बता सकते हो, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है आपके पास, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट आपको ये याद रहनी चाहिए, इसमें आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। और इसके अगर स्टेटमेंट की बात करूँ, इसके फॉर्मूला की बात करूँ, तो एक बार इस पर एक नज़र डालते हैं क्या कह रहे हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इधर कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स एक ऑब्जेक्ट है, उस पर कई सारी फोर्सेस लग रही हैं, तब आप लोग बोलते हो कि उस ऑब्जेक्ट पर जितना वर्क डन हुआ बाय ऑल फोर्सेस, चाहे फोर्सेस कोई भी हो, सभी का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के ई इनिशियल, के फाइनल माइनस के ई इनिशियल, कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, वर्क डन किया गया। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, फाइनल स्टेज पर कुछ और होगी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपको बताएगा कितना वर्क डन हुआ। वर्क टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका कोई प्रूफ हमारे काम का नहीं है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट पर ध्यान देने और आगे बढ़ते जाने। अभी तक कुछ कुछ फॉर्मूलाज हमने पढ़े, 2 पहले पढ़े थे, 3rd और 4th हमारा ये रहा। तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा हुआ। अब उसके बाद 2 बातें हैं आपके पास,
कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक ऐसी फोर्स whose work done is independent of path. A force whose work done is independent of path is known as conservative force. इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ देखिए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0, इसके कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू d। ओके, तो मेरे पास एक मास था, मैं उस मास को इस पाथ से फॉलो करता हुआ ले गया d पर, ठीक है। देन द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ से यहाँ तक जाने में इस पाथ में जो होगा और इस पाथ में भी जो वर्क डन होगा वो होगा सेम। अगर मैं एक और पाथ बनाऊँ थर्ड, उसके लिए भी होगा सेम इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब यही होता है कि आप वर्क डन करवाते हो, वर्क डन करवाया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपके पास इनफाइनाइट वेज हैं, आप कैसे भी जा सकते हो। बट कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत यही है कि आप किसी भी पाथ को फॉलो करो, जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड ही नहीं करेगा, यहाँ भी सेम वैल्यू देगा, यहाँ भी सेम वैल्यू देगा और यहाँ भी सेम वैल्यू ही देगा। अगर मान लीजिए उस वर्क डन की वैल्यू इस पाथ के लिए 2 जूल आ रही है, तो यहाँ भी वो 2 जूल आएगी, यहाँ भी वो 2 जूल ही आएगी, वो 2 का 3 नहीं होगा। और इन फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, और इनके जो एग्जांपल्स हैं आपके पास वो ये रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, इलास्टिक फोर्सेस, ये सब के सब एग्जांपल यहाँ मेंशन्ड हैं और ये सब के सब एग्जांपल हैं आपकी कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन यही है कि इसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इट विल डिपेंड ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स। नाउ नॉन कंजर्वेटिव, जो इसके ऑपोजिट है। नॉन कंजर्वेटिव मतलब वो वाली फोर्स जो पाथ पर डिपेंड करेगी, सो जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपने कंजर्वेटिव फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई किया और उस बॉडी को x इक्वल टू 0 से आप ले गए d, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन हुआ इस पाथ पर वो हुआ मान लीजिए 2 जूल। तो जब आप इसी बॉडी को किसी अदर पाथ से लेके जाओगे तो यहाँ वर्क डन अलग होगा, किसी और पाथ से लेकर जाओगे तो यहाँ वर्क डन की वैल्यू अलग आएगी, और किसी और पाथ को फॉलो करोगे तो यहाँ वर्क डन की वैल्यू अलग आएगी। इट मीन्स वर्क डन हर पाथ के लिए अलग अलग आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। इसके केस में वर्क डन आपका पाथ पर डिपेंड करता है, लंबा रास्ता लोगे ज़्यादा वर्क डन आएगा, छोटा रास्ता लोगे तो कम वर्क डन आएगा। और कंजर्वेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता था और इसीलिए इसको कंजर्वेटिव बोला जाता है, इसको नॉन कंजर्वेटिव। और अगर एग्जांपल की बात करूं तो विस्कस फोर्स जो फ्लूइड्स में होती है, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये सब के सब नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल्स हैं। ऑलराइट, तो इसके बारे में जस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है, कोई ज़्यादा काम का तो कुछ है नहीं इसमें। अब आगे क्या कह रहे हैं देखो, अब बात हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हमारे पास एक टाइप की नहीं होगी। हमारे जो इस चैप्टर में काम आता है, एक तो आपके काम आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काम आएगी। सेकंड आपके काम आएगी एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के फॉर्मूलाज मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला कैसे आया उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे, हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ उसका फॉर्मूला नहीं है, यहाँ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी स्टैंडर्ड की बात हो रही है। तो उसमें एक दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है पोटेंशियल एनर्जी के केस में। तो पहला फॉर्मूला ये, अगर आपके पास सपोज कीजिए पोटेंशियल एनर्जी गिवन है ऑलराइट, और गिवन है
और मुझे कहे कि इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण कंजर्वेटिव फोर्स को फाइंड करो, तो उसका फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, डेल यू डेल एक्स आई कैप माइनस ब्रैकेट के बाहर डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। एक बात और इम्पोर्टेंट, हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जीज होंगी वो एसोसिएटेड होंगी कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ में। कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है ना, वो हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपने साथ लेकर आती है। और जब कभी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कुछ इस फॉर्म में, लाइक यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड और यू इक्वल टू एक्स वाई जेड या फिर एक्स प्लस टू वाई, और आपको कहे कि फाइंड इसके साथ जो कंजर्वेटिव फोर्स एसोसिएटेड है, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो। इसको हम सिंपल भाषा में ये भी कहते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू। और इस डेल को आप ओपन करोगे तो आपके पास ये पूरी की पूरी टर्म्स आती हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई कैप जे कैप, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड के कैप। इसको अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही दिमाग में रखो। हाँ, और दूसरी बात ये भी, जैसा फॉर्मूला आपने पीछे डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी के केस में, सेम टू सेम ऐसा कुछ यहाँ भी है। काइनेटिक एनर्जी में मैंने पढ़ा था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट ऐसा जब फॉर्मूला आप पोटेंशियल एनर्जी के केस में बनाते हो तो वो बनता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव की बात हो रही है, यहाँ पर वो सभी फोर्सेस की बात करता था, यहाँ वो करेगा कंजर्वेटिव फोर्सेस की। और वो किसके इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस साइन इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जस्ट रेप्लिका ये फॉर्मूला, बट वहाँ बात होती थी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव का पार्ट आएगा और साथ में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उससे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड की बातें कर लेते हैं, या बाद में करेंगे, छोड़ो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको क्या कहते हैं? सिंपल स्टेटमेंट है उसकी, द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और इसका जो स्टेटमेंट आपके पास ये रहा, सिंपल स्टेटमेंट, या फिर ये स्टेटमेंट भी आप यूज़ कर लेते हो। इन प्रेजेंस, बस इसकी कंडीशन आपके पास ये होती है, इन प्रेजेंस ऑफ conservative forces, in presence of conservative forces, initial kinetic energy plus initial potential energy will be equal to final kinetic energy plus final potential energy. That is your important statement. और यहाँ मेन पार्ट आपके पास है कंजर्वेटिव फोर्सेस का, कि जब सिस्टम में या क्वेश्चन में कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हो तब आप ये बात को अप्लाई कर सकते हो। टोटल इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल का पार्ट विल बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल का पार्ट। जस्ट और जस्ट फॉर्मूलाज बता रहा हूँ जो जो यूज़ होंगे, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि एंड डेज है आपके पास, इतना टाइम नहीं है कि हम थ्योरी को डिस्कस करें, just formula or further questions. This is known as conservation of mechanical energy. Now gravitational field, इसमें जो ध्यान रखने वाला काम है वो ये आपका potential energy gravitational, it is given as mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास होगा mg इंटू एच। m मास ऑफ बॉडी, g एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, h इज इट्स हाइट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। जहाँ पर आप
यू को यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चलते हो, वहाँ से हाइट कितना है आपके ऑब्जेक्ट का। और जनरली हम बात करते हैं ग्राउंड की, हम एज्यूम करते हैं कि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और उसके अबव जितनी हाइट पर आपका ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एक फॉर्मूला आपके दिमाग में ये होना चाहिए, m इंटू जी इंटू एच। और के चलिए अगले टॉपिक पर। एक लास्ट स्प्रिंग फोर्स का और है। कभी स्प्रिंग फोर्स की बात हो, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, तो आप सिंपल यूज़ करोगे फॉर्मूला, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वेयर, 1/2 के एक्स स्क्वेयर, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसको नाम दिया जाता है रिस्टोरिंग कांस्टेंट भी, स्प्रिंग कांस्टेंट और रिस्टोरिंग कांस्टेंट। एक्स इज आपने स्प्रिंग को मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस करवाया या स्ट्रेच करवाया या कंप्रेस करवाया, स्ट्रेच और कंप्रेस आपने कितना करवाया वो आप यहाँ इंसर्ट करवाते हो। तो आपके पास एग्जांपल है, आपके पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को आप इस पॉइंट से स्ट्रेच कर कर आप लेके जाते हो यहाँ, तो उसकी जो लेंथ में इंक्रीज आया दैट इज एक्स, तो मैं कहूँगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई 1/2 के एक्स स्क्वेयर। और ये फॉर्मूला आपको स्प्रिंग के केस में याद रखना है हर बार। एक्स वो वैल्यू होगी कितना उसमें स्ट्रेच आया है या कितना कंप्रेशन आया। ऑलराइट, तो चलिए आगे। तो वर्क पूरा हो गया, एनर्जी कंप्लीट हो गई, बचता क्या है, एक छोटा सा काम पावर का। पावर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका फॉर्मूला ये रहा, पावर इज डिफाइंड एज टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम। पावर इज गिवन एज टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम। कितना वर्क डन हुआ, कितने टाइम में हुआ, दैट इज नोन एज पावर। पावर की यूनिट की बात करोगे दैट इज जूल पर सेकेंड और वॉट, जस्ट और वॉट यूज करोगे आप। ऑलराइट, तो पावर का एक और फॉर्मूला भी होता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप ये फॉर्मूला भी वहाँ यूज कर देते हो, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनका भी यूज़ कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी की बातें भी हो जाती हैं कई बार यहाँ पर, क्योंकि वर्क डन में वो भी आता है। तो इन सभी का यूज़ करके हम पावर को डिफाइन करते हैं। बेसिकली पावर के फॉर्मूला में जो की पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि पावर इज इक्वल्स टू, ऊपर एनर्जी या वर्क डन की बात होगी, नीचे टाइम आएगा बस। चलिए फॉर्मूला का काम समाप्त। और एक फॉर्मूला बस लास्ट और वो ये रहा तुम्हारा। कई बार आपको फोर्स गिवन होती है इन वेक्टर फॉर्म, वेलोसिटी गिवन होती है इन वेक्टर फॉर्म, और पावर पूछी जाती है, तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी, फोर्स डॉट वेलोसिटी का वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट। आप यहाँ से सॉल्व करोगे आपके पास पावर आ जाएगी, एंड दिस इज नोन एज, एंड पावर इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जस्ट मैग्नीट्यूड है। तो हमने अभी तक कई सारे क्वेश्चंस कर दिए, सॉरी क्वेश्चंस नहीं, हमने थ्योरेटिकल टॉपिक्स कर लिए। अब थ्योरेटिकल टॉपिक्स में जो फॉर्मूलाज यूज़ किए गए हैं वो कौन कौन से एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले वर्क डन के फॉर्मूलाज। वर्क डन में पहले बात हुई कांस्टेंट फोर्स की। कांस्टेंट फोर्स के केस में फॉर्मूला यूज हुआ एफ डॉट एस, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, या फिर एफ एस कोस थीटा, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स आप जो फॉर्मूला यूज करते हो दैट इज W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, और यहाँ आपके पास होती हैं लिमिट्स। ये तो थे वर्क डन के फॉर्मूलाज। उसके बाद में आपके पास आए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे याद है, E इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वेयर। यूनिट यहाँ याद रखना जूल, यहाँ भी जूल। इसके बाद में बात होती है आपके वर्क एनर्जी थ्योरम की।
वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या कहती थी? टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी का सीन। पोटेंशियल एनर्जी में हमने कुछ एक बातें करी थी। पहला, फोर्स और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो तो उन दोनों में रिलेशन ये रहा। उसके बाद में आपने वर्क एनर्जी थ्योरम जैसा एक और रिलेशन बनाया था इसके केस में, जहां आपने लिखा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर माइनस ऑफ यू एफ माइनस यू आई। माइनस यू एफ माइनस यू आई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके बाद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला साफ साफ, U इज इक्वल टू एम जी एच। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास U इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वेयर। इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूलाज हो गए। नाउ पावर आती है आपके पास। पावर की यूनिट क्या होती है आपके पास? वॉट। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम, क्योंकि वर्क डन को मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूँ, या फिर पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी स्केलर प्रोडक्ट। बस इतने फॉर्मूलाज अगर आपको याद हैं इस पूरे चैप्टर के, आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, एक बात और, इक्वेशन ऑफ मोशंस जो आपकी बेसिक 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू ए एस। इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इनको अप्लाई करना आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार हाइट के क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ होते हैं। ओके, तो ये हमारी पूरी की पूरी फॉर्मूला बुक होगी, इन्हीं का हम बार बार यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जस्ट आपको पूरे का पूरा चैप्टर एक पेज में समेट कर दे दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वर्क का है, एनर्जी का है, या पावर का है, आइडेंटिफाई करो। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। उसके पास काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है। डिस्प्लेस थ्रू इट, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 3 आई कैप। आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है 10 जूल, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है एक्स 3 आई कैप, फोर्स आपको गिवन है माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इन न्यूटन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो आपका ये हो रहा होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो यूज़ कर लेते हैं। तो पहला काम है मुझे वर्क डन को फाइंड आउट करना। एक चीज़ क्लियर हो रही है, यहाँ पर आपके पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास और वेक्टर फॉर्म में है, तो वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें याद है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को चाहे एक्स लिख दो चाहे एस लिख दो, कोई बात ही नहीं, माइनस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट 3 आई कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, जे कैप यहाँ कोई टर्म नहीं है तो 0, 2 3 6 आई कैप 1 और माइनस का साइन, तो ये तो तुम्हारा हो गया वर्क डन। ओके, अब इसको यहाँ इंसर्ट करवाओ, वर्क डन माइनस 6 न्यूटन। ओके, के ई फाइनल हमें फाइंड करना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी
ये आप यहाँ 10 जूल बनाओ, न्यूटन नहीं है। 10 जूल इधर आएगा प्लस का, 10 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 4 जूल एंड दैट विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी। पूरे का पूरा आंसर सामने। वर्क एनर्जी थ्योरम यूज हुई, साथ ही साथ वर्क डन के कॉन्सेप्ट जो कैसे वर्क डन फाइंड किया जाता है। क्या हो गया? देखो सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर, कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर हाइट से नीचे आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, ये ग्राउंड हो रहा होगा, और ये आपके पास 10 मीटर का हाइट। आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट लॉसेस 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जैसे ही वो ग्राउंड से टकराया उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी वी इनिशियल। टकराने के बाद जब वो वापस उठा तो तब तक उसने अपनी 50% काइनेटिक एनर्जी गंवा दी थी, लॉस हो गई, ठीक है। अब आप ये बताइए कि वो वापस उठेगा तो वो कितनी हाइट तक जंप करेगा, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड पॉइंट पर, क्योंकि वेलोसिटी का मुझे अगर आइडिया होगा तो मैं बता सकता हूँ कि वो कितनी हाइट तक जाएगा, बिकॉज आई नो बाय इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी एट एनी हाइट इज गिवन एज √2 gh। या अगर हमें वेलोसिटी पता हो तो हम हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गिरा, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी आपके पास एट बॉटम v इज इक्वल्स टू √2 इंटू जी इंटू एच, दैट विल बी गिवन एज 10√2, दैट इज v इनिशियल बिफोर कोलिजन और मीटर पर सेकेंड में, ओके। और वो कहता है कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें 50% का डिक्रीज आया है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास बिफोर कोलिजन होगी 1/2 mv², और फाइनल में क्या कह रहा है वो कि 50% लॉस हो गया, यानी 1/2 बन गया वो इस पार्ट का। और मुझे इतना पता है मास तो लॉस होगा नहीं, लॉस क्या होगी? वेलोसिटी। तो अगर मैं कंपेयर करूं v फाइनल और v इनिशियल को, तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मैं यहाँ अगर मान लीजिए ऐसा कुछ लिख दूं, जस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन, 1/2 mvf², दैट इज इक्वल्स टू 1/2 1/2 mv² या vi²। अब कंपेयर कर दो, mm कैंसिल, 1/2 कैंसिल। अगर मैं vf की वैल्यू बताऊं, vf² विल बी इक्वल टू vi² डिवाइड बाई 2, और यू कैन से vf विल बी इक्वल टू vi/√2। बोलो सही है नहीं? इट मीन्स जो आपकी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जब दोबारा वो जंप करेगा वो इनिशियल का √2 होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी आई थी यहाँ, मैंने भी फाइंड किया 10√2। v इनिशियल आपके पास 10√2 मीटर पर सेकेंड, तो v फाइनल कितना होगा? vi/√2, इट मीन्स 10√2/√2, √2 कैंसिल, 10 मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी को मैं कंपेयर करूंगा √2gh के साथ और मुझे हाइट पता लग जाएगी। 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू √2 इंटू जी इंटू एच, रूट है तो स्क्वायर करोगे 100 इक्वल्स टू 20h, h विल बी इक्वल टू 5 मीटर, और ये तुम्हारा आंसर। लो 50% लॉस हुआ है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? अगर एक पूरा प्रोसेस करें तो इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन एज 2t-1। आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 5 न्यूटन। फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंट पावर, पावर का फॉर्मूला लगाना है। पावर के फॉर्मूला से मुझे याद है या तो एनर्जी बाय टाइम या वर्क डन बाय टाइम, बट ना आपके पास एनर्जी है ना आपके पास वर्क डन है, तो आप कौन सा यूज़ करोगे यहाँ? फोर्स इंटू वेलोसिटी,
और उनको फाइंड आउट कैसे करोगे? डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी इज क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास आया 2t-1 का जस्ट 2, और इनका स्केलर प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जस्ट 5 इंटू 2 और 10 आपका आंसर। स्ट्रेट साफ फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करना था। हालांकि पिछले वाले क्वेश्चन में उसने मिक्स करवाया था इक्वेशन ऑफ मोशन को भी, बट हर बार ऐसा कुछ नहीं होता, और ये तभी होता है जब आपके पास हाइट से क्वेश्चन होना तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करवाते हैं। बस उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस हाइट पर वेलोसिटी कैसे दी जाती है। ऑलराइट, क्लियर। चलिए अगले पार्ट पर क्या कह रहे हैं देखो। अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी ए। वेलोसिटी गिवन है आपको इन वेक्टर फॉर्म, इसलिए वेक्टर का साइन यूज करूंगा 6k कैप मीटर पर सेकेंड इनवर्स हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। आपको फोर्स भी गिवन है 10 i कैप 10 j कैप 20 k कैप न्यूटन। फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस पावर। फोर्स है, वेलोसिटी है, पावर इज व्हाट? एफ डॉट वी। तो एफ डॉट वी कर दो 10 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 20 k कैप डॉट वेलोसिटी 5 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। आई कैप से मल्टीप्लाई 50 10 माइनस 3 माइनस 30 20 इंटू 6 प्लस 120 50 माइनस 20 और 20 प्लस 120 140 इज योर आंसर। और वॉट में आएगा पावर है, तो ये लो। पावर के केस में फोर्स वेलोसिटी गिवन होती है, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करिए, आंसर निकालिए और आगे का काम करो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो दैट इज 1/2 kx², और x आपके पास लेंथ होती है, आपने कितना स्ट्रेच किया कितना कंप्रेस किया। इस केस में वो कहता है कि आपने 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया, तो मैं कहूँगा कि इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, u की वैल्यू आपको गिवन है 1/2 k² एक बार सेंटीमीटर में ही मैं चलने देता हूँ। इफ़ दिस स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, अगर स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर तक खींचा गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो मैं u डैश नाम दे देता हूँ, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 k² इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 मुझे आंसर चाहिए u डैश का इन टर्म्स ऑफ u, तो दोनों को डिवाइड कर दो 2/1 u डैश डिवाइड बाई u विल बी इक्वल टू 1/2 k² डिवाइड बाई 1/2 k² 1/2 k कैंसिल 8² 64 डिवाइड बाय 4 यू विल गेट 16, और u की वैल्यू जो आपके पास आई, सॉरी u डैश की वैल्यू आपके पास आई 16 टाइम्स ऑफ u। क्या यूज़ करना था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और किसके लिए? स्प्रिंग के लिए। 1/2 kx² आपके पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया, पहले 2 के केस में लगाया फिर 8 के केस में लगाया, और दोनों को बाद में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो फाइनल आंसर चाहिए आपको उसमें चाहिए u। तो कुछ इस तरह से इसको कर सकते हो। और मैंने क्या कहा था, सभी क्वेश्चन आपके फॉर्मूला से ही होंगे। उस पेज पर जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे थे सभी उन्हीं से ही हो रहे हैं, बस कई क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिक्स करें। बट अगर आपने इस चैप्टर की प्रैक्टिस कभी की हो तो आप मैनेज कर लोगे, बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, बट इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन तो फिर भी मैनेज कर लोगे। ऑलराइट, तो अगर तुमने प्रैक्टिस की है तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर तुमने अपना टाइम ख़राब ऑलरेडी कर लिया है तो तुम लोग सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करोगे और अपना अटैम्प्ट करते रहो। ऑलराइट, तो अगली बात करते हैं। क्या गिवन है आपको, देखो। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद ए मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 kg। एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है आपके पास और उसके पास जो लोड है वो आपके पास है 2000 kg। लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, ठीक है। इट इज़ मूविंग, लिफ्ट और पैसेंजर्स का टोटल वेट है। इट इज़ मूविंग अप विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड v।
1.5 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड आपके पास इसकी कांस्टेंट स्पीड है। इफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन, मोशन ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट लगता है। कितना लग रहा है? 3000 न्यूटन। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर, पावर की बात हो रही है, वेलोसिटी गिवन है, तो भाई साहब फॉर्मूला आपका यही लगेगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो देखो मास आपको गिवन है तो ये नीचे की तरफ वेट लगाएगा, mg विल बी इक्वल टू 20,000 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? 3000 न्यूटन। ये दो फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से हो रहा है? इतनी से। तो आप कह सकते हो पावर विल बी इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी 20 नहीं, जस्ट 20 मत लिखना, 20 के साथ 3 भी है, 23,000 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, 23 46। तो आंसर तुम्हारा आना चाहिए कोई 35 के आसपास, और 35 के आसपास ये रहा 34,500 वोट। बोलो, कम से कम इतनी पावर तो देनी होगी, क्योंकि लोड भी है फ्रिक्शन भी है, दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना है, तो वेलोसिटी भी गिवन है, तो एट लीस्ट मोटर को इतना सप्लाई तो करना होगा, उसके बाद ही आपकी लिफ्ट अपवर्ड जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर, पावर आपको गिवन है वाट में, किलोवाट है तो 10⁻³ लिख दो, टाइम आपको गिवन है 1 आवर। ओके, वो कहता है कि बताओ कि एनर्जी कितना रेडिएट होगा, अगर आपके पास पावर गिवन है, टाइम गिवन है। एनर्जी पावर इज इक्वल्स टू व्हाट? एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर आपको गिवन है 10⁵, टाइम आपको गिवन है 1 आवर। सेकंड्स में कन्वर्ट करो क्योंकि मुझे आंसर जूल में चाहिए, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो 3600, तो 3600 10⁻², तो आप लिखोगे 36 × 10⁻7 जूल। ये तुम्हारा आंसर। बोलो, था स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉर्मूला बेस्ड, कुछ ज़्यादा फालतू बातें नहीं हुई। तो नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपको एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा मिल सकता है कि जो थोड़े से कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहा हूँ, बट वो भी आप मैनेज कर लेते हो अगर आपने प्रैक्टिस की है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। बट अगर आप नहीं पढ़े तो भैया तुम्हें दिक्कत आएगी और तुम्हें उसको कवर अप करना होगा। अब आगे की बात, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s। अब अगेन हाइट वाला क्वेश्चन है, वापस इक्वेशन ऑफ मोशन जैसी बातें होंगी। ये ग्राउंड s हाइट से एक पार्टिकल को रिलीज किया, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसी हाइट h पर, इस पॉइंट पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बन जाती है 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, यानी इस पॉइंट, इसको अगर मैं नाम दे दूं a, तो यहाँ आपको बताना है कि वेलोसिटी कितनी होगी और ये हाइट कितनी होगी। ओके, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन, ये है तो नीट का PYQ, बट ये जेई मेन अप्रैल 2 या 3 के किसी सेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं रिपीटेड। ओके, तो सॉल्व कर देते हैं इसे। तो देखो इसका सॉल्यूशन, देखो कैसे करेंगे। मुझे ये पता है इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन ठीक है। ये हाइट h है तो ऊपर का पार्ट आप लिख सकते हो s माइनस h। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आते हैं, एट पॉइंट a काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ mg h, आपकी हाइट। ओके, 1/2 m, अगर आपको याद हो
यहाँ से यहाँ तक जंप किया तो वेलोसिटी को आप लिखते हो v इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एच, रूट टू जी एच आपके पास है s माइनस एच। तो इसको इंसर्ट करवा देते हैं यहाँ, वी स्क्वायर की जगह आप पुट करोगे टू जी ब्रैकेट s माइनस एच 3mgh सामने की तरफ, m कैंसिल, 2 कैंसिल और g भी आपका कैंसिल। s माइनस एच विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ h, s विल बी इक्वल टू 4h। आपके पास हाइट कितनी आई, s डिवाइड बाई 4। बोलो, एक ऑप्शन ये रहा, एक ऑप्शन ये रहा और एक ऑप्शन ये रहा। हाइट तो होगी, ठीक है, ये तो गलती है। अब बात करते हैं वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे सामने, वेलोसिटी इज व्हाट, रूट टू जी एच अंडर रूट टू जी एच की जगह s बाई 4 पुट करो, v इक्वल टू जी एस डिवाइड बाई 2 और ये तुम्हारा आंसर जी एस डिवाइड बाई 2 और यहाँ 3GS आ रहा है आपके पास। ओ जस्ट अ मिनट, यहाँ s माइनस एच पुट करना था आपको। देखो यहाँ s माइनस एच पुट करोगे, देन s माइनस एच की वैल्यू आपके पास है s बाई 4, तो ये टर्म बनेगी 3s बाई 4, 3s बाई 4 2, तो आपका फाइनल आंसर है 3GS डिवाइड बाई 2 और ये तुम्हारा आंसर होगा अंडर रूट 3GS बाई 2। ये रूट 2 गलत है, ये भी गलत, और ये पूरे का पूरा अंडर रूट में, दोनों आंसर हो गए। कुछ इस तरह से इसको परफॉर्म करना था। हाइट वाले क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी की वैल्यू पूछी जाएगी हर बार किसी भी पॉइंट पर, तो आपको पता होना चाहिए रूट 2GH के बराबर होती है। ओके, तो अगले पार्ट पर चलो। तो देखो, वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर, किसी 60 मीटर हाइट से वाटर गिरता जा रहा है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड यानी मास पर टाइम का आपको वैल्यू गिवन है, कितना, 15 kg पर सेकेंड। टू ऑपरेट अ टर्बाइन द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स आर 10% ऑफ इट्स इनपुट एनर्जी, यानी कुछ ना कुछ लॉस भी हो रहा है आपके पास। जब पानी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना बॉटम पे टरबाइन को ऑपरेट करने के लिए, उस पूरे प्रोसेस में 10% लॉस भी हो रहा है। ऑल राइट, हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन, तो आपको बताना है कि टरबाइन कितना पावर जनरेट करेगा। तो पावर की बात हो रही है, तो वही बातें यहाँ तो आप लिखोगे वर्क डन बाय टाइम, बस वही लगा दो वर्क डन बाय टाइम। तो उस पर बात करते हैं। पानी इनिशियली इस पॉइंट पर है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपके पास है 6 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो पानी ने वर्क डन किया दैट इज नोन एज mgh, या तुम कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करोगे यहाँ, क्योंकि हाइट की बात हो रही है। मास आपको गिवन होगा, m/t की वैल्यू गिवन है, जी आपके पास है, ठीक है। अब एक बात ये भी है भाई, ठीक है, आपके पास इतनी एनर्जी तो थी, बट इतनी एनर्जी में से 10% तो लॉस हो गई रास्ते में, तो आपके पास बचा कितना पार्ट, यहाँ कह लीजिए एनर्जी एट बॉटम विल बी इक्वल टू 0.9 ऑफ mgh। तो इतनी एनर्जी आपके पास बची, यानी इतना वर्क डन, वैसे वर्क डन तो पूरा करेगा बट आपके पास फाइनल यहाँ से जो इफेक्टिव वर्क डन आएगा वो इतना आएगा, 0.9 मास इंटू जी इंटू हाइट डिवाइड बाय टाइम। m/t की वैल्यू आपको गिवन है 15 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 0.9। अब इसको कर दो सोल्व, 15 इंटू 6 विल बी इक्वल टू व्हाट, 15 30 और 180, ठीक है, 180 और 0 एक और आएगा आपके पास, साथ ही साथ 10 इंटू 0.9 विल बी इक्वल टू 9 और 1800 इंटू 9 इज इक्वल्स टू व्हाट,
18,000 में से 1800 को माइनस कर दीजिए, आपके पास आया 16200 वॉट, और ये तुम्हारा आंसर। किलो वॉट में चाहिए तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो तुम्हारा आंसर कहाँ है? ये जी को हमने 10 पुट किया है, मास आपको गिवन था m/t की वैल्यू 15, जी 10, हाइट आपके पास 60 मीटर, और 10% लॉस हो गया तो आपके पास बचा कितना? 0.9। और यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करिए, दिस पार्ट विल बी 9। 15 इंटू 60 करोगे तुम्हारे पास आएगा 9,000, 9,000 इंटू 0.9, और ये तुम्हारे पास आएगा 8100 वॉट, और तुम्हारा आंसर आएगा 8.1 किलो वॉट। तो इफेक्टिव वर्क डन या इफेक्टिव एनर्जी की बात थी, आपको ये ध्यान देना था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो बॉटम पर आया तो उसके पोटेंशियल एनर्जी जो थी, जो फर्दर टरबाइन को रोटेट करेगी, उसमें से 10% तो लॉस हो गया, जो बाकी बची 90% थी उसने टरबाइन को रोटेट करवाया, और मैंने यहाँ बाकी बची 90% का पार्ट ही तो इंसर्ट करवाया, और इसी को फर्दर सोल्व करो, कैलकुलेशन करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या कह रहा है देखो। फोर्स आपके पास है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, ठीक है जी, फोर्स वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, एफ इज इन न्यूटन, वाई इज इन मीटर, वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 1। तो फोर्स देख के साफ साफ पता लग रहा है कि ये फोर्स आपके पास वेरिएबल फोर्स है, बिकॉज इट हैज़ सम पार्ट ऑफ वाई। तो ऐसे केस में जब आप वर्क डन करते हो तो मैंने बताया था ना, एफ डॉट डी आर, और उसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है, तो 0 से 1 की बात हो रही है, और वाई हो रहा है तो यहाँ वाई लिख दो। तो तुम यहाँ लिखोगे वर्क डन इंटीग्रेशन 0 to 1, एफ की वैल्यू पुट करो 20 + 10y का आई कै जे कैप डॉट डी वाई जे कैप, वर्क डन विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है 0 to 1, 20 + 10y और dy। अब इसको इंटीग्रेट करोगे बारी बारी से, 0 to 1 20 dy मीन्स 20y, प्लस 0 to 1 10y मीन्स 10y² डिवाइड बाई 2। ओके, अब इसको सोल्व कर दो, लिमिट इंसर्ट करो, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई -0 प्लस 5y² मल्टीप्लाइड 5y² में 1 -0, तो आपका आंसर आएगा 20 + 5, दैट विल बी 25 जूल। ये रहा, कुछ इस तरह से आप फाइंड आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास जो गिवन फोर्स है क्या वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। कांस्टेंट होती तो हमने क्वेश्चन करे थे कांस्टेंट्स की, और वेरिएबल की निशानी क्या आपके पास एक्स और वाई का कुछ ना कुछ पार्ट चमकता हुआ दिखाई देते हैं आपको फोर्स के एक्सप्रेशन में। नाउ नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, जब उस पर लगा इतना फोर्स तो बताओ कितना वर्क डन अप्लाई हो रहा होगा। तो पहले तो वर्क डन की बात हो रही है, फोर्स की बात करूं तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कांस्टेंट है आपके पास, क्योंकि ना एक्स आर है ना वाई आर है। फोर्स मेरे पास है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, जस्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास इनिशियल पोजीशन है और फाइनल है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हो दैट विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल वेक्टर आपके पास ये रहा 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस इनिशियल माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप, 4j कैप माइनस 5j कैप विल बी इक्वल टू माइनस j कैप, माइनस 2i कैप बनेगा प्लस 2i कैप, 3k कैप, और वहाँ टर्म ही नहीं है तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स तुम्हारे पास ये रहा। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट
2i माइनस j प्लस 3k। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी टर्म्स को। i 4 इंटू 2 8, j 3 इंटू -1 -3, और k का टर्म ही नहीं है तो 0। तो तुम्हारा आंसर आया 5 जूल। तो ये रहा, फाइनल माइनस इनिशियल करना था। 4j प्लस 3 -2 प्लस 5j। तो कुछ इस तरह से तुम्हें फाइंड आउट करना था, और ये तुम्हारा आंसर। वही बातें जो फॉर्मूलाज बताए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। इस पूरी वीडियो में हमने चैप्टर वर्क एनर्जी पावर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देख लिए और उनको अप्लाई करना भी सीख लिया। कहाँ सीखा? नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और एक्सपेक्टेड यही है कि ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आपको दिखाई देंगे एग्ज़ाम में भी, और फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करे, वो भी तब करेगा जब आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। बट अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।